हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनसीईआरटी सार कक्षा छठा से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को बता दें कि यह जो बुक है यह एनसीईआरटी पर बेस्ड है, जो महेश कुमार बनवाल और सुरेंद्र कुमार रस्तोगी के द्वारा लिखा गया है। ये जो बुक है यह संघ लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस बुक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आप लोग को बता दें कि इस बुक में कुल मिलाकर 18 चैप्टर है और 18 चैप्टर से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम उन सभी का डिस्कशन करेंगे। और जो प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है वो भी इस बुक में संकलित किया गया है और जो भविष्य में पूछा जाएगा वो भी इस बुक में संकलित है। तो आइए देखते हैं पहला चैप्टर से। तो पहला सवाल है, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सही। तो देखते हैं कि 3 ऑप्शन में क्या क्या कहा गया है। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो जीव को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियाएं व्यवस्था जो परस्पर अंतर संबंधित होती है। तो ये सभी कथन सही है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला सवाल पे आएंगे हम लोग। दूसरा सवाल है, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण ये बनता है किससे? तो ये उपर्युक्त सभी कथन इसका सही होगा। तो पर्यावरण जो बनेगा दोस्तों ये जैविक घटक से, भू आकृतिक घटक से और अजैविक घटक से। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। पूछा जाएगा पर्यावरण किससे बनेगा? तो जैविक घटक, भू आकृतिक घटक और अजैविक घटक से मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है इसका थीम है ओनली वन अर्थ। हिंदी में बोलेंगे तो केवल एक पृथ्वी इसका थीम है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो नोबेल गैस है यह वायु में नहीं पाई जाती है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ओजोन परत जो है यह निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल जो है समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत जो होती है वह क्षोभ मंडल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर पलटी यानी कि अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नियतिवाद को ही निश्चयवाद कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक थे कार्ल रिटर एवं हम्बोल्ट। ये 2 वैज्ञानिक थे जिसने किसका प्रतिपादक किया था? तो पर्यावरणीय नियतिवाद और पर्यावरणीय निश्चयवाद को प्रतिपादक किए थे। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। जलवायु तथा मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत से संबंधित है? तो ये क्षोभ मंडल से संबंधित है। क्षोभ मंडल में ही जलवायु और मौसम संबंधी सभी घटनाएं देखने को मिलती है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो दृश्य प्रकाश के लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। इसकी रचना कैसे होती है? तो इसकी रचना जो है यह होती है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से मिलकर क्या बनती है? तो पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। आते हैं अगले सवाल पे। बीजों के अंकुरण में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है? पूछा जा रहा है कि बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों कि बीज जो अंकुरित होता है उसके अंकुरण में कौन सा प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश। तो पूछा जाएगा बीजों के अंकुरण में सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है? तो लाल रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। आइए नेक्स्ट सवाल पे। पूछा जा रहा है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण जो होता है उसको वायुमंडल कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। वनो उन्मूलन। क्या हो जाएगा दोस्तों? वन उन्मूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, सतत विकास किस लिए आवश्यक है?
ये जो है उपर्युक्त सभी के लिए आवश्यक। सतत विकास क्यों जरूरी है? जैव विविधता का संरक्षण बिल्कुल सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी कथन सही है। निर्धरता को घटाना, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य की लंबाई है 400 से 700 नैनोमीटर, यह जो है यह प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहलाते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद है अल्ट्रावायलेट ए यानी कि पराबैंगनी किरण ए और पराबैंगनी किरण बी जो होती है वह पराबैंगनी किरण सी से ज़्यादा हानिकारक होती है। यह कथन क्या है? तो ये कथन गलत है। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। तो ये भी कथन सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 कथन क्या है? तो दोनों सही है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि अधोलिखित में से निम्न भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का कौन तत्व नहीं है? तो बस्ती जो है यह भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। जबकि भौतिक वातावरण में कौन कौन आ जाएगा? भूमि के रूप आ जाएगा, मिट्टियाँ आ जाएगी और खनिज संसाधन आ जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण जो है यह सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है? सांस्कृतिक पर्यावरण के में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये देखेंगे हम लोग कि व्यवहारिक पर्यावरण जो आता है ना, ये दोस्तों इसे सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि आप देख लीजिए, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रेडियो और टेलीविज़न क्या है दोस्तों? रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा आयन मंडल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेडियो और टेलीविज़न के प्रसारण में आयन मंडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है दोस्तों। इसका पहला सवाल है कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है दोस्तों यह जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो ये हो जाएगा एजी टांसले। एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया था। तो तौ से तंत्र हो जाएगा और तौ से क्या हो जाएगा? टांसले हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से इसे रिलेट करके याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पूछा जा रहा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है कि यह जैविक, अजैविक और जैविक दोनों घटकों से मिलकर बना है। तो पहला ही चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, जो पारिस्थितिकी होता है यह जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बना होते हैं। तो ये कथन क्या है? सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तो जी बिल्कुल सही होती है। पौधों की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद बनाते हैं। तो ये भी कथन सही है। यह एक बंद होता है, बंद तंत्र होता है, ये गलत है। पर्यावरण जो होता है ये हमारा खुला तंत्र होता है, न कि बंद तंत्र होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जो आपका आंसर है। इस प्रकार देखेंगे चौथा ऑप्शन क्या है? तो ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण जो होता है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो ये भी कथन सही है। तो पूछा जा रहा है गलत कौन है? तो आपका सी नंबर क्या है? गलत है। यह एक बंद तंत्र नहीं होता है, खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट सवाल है, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो ये सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। और रामसर आप लोग को पूछा जाएगा कि कहाँ पे? तो रामसर ईरान का एक शहर है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की कितनी आर्द्रभूमियाँ रामसर आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है सवाल जो है ये रामसर भूमि की बात किया जा रहा है। ये चेंज होते रहता है, ठीक है। आप लोग करंट से रिलेट करके देख लेंगे। लेकिन इसमें 42 दिया गया है। उस समय कितना था? तो 49 था जिस समय हम करंट पढ़े थे। लेकिन आप लोग इसे देख लेंगे कि वर्तमान में आर्द्रभूमि रामसर साइट की संख्या कितनी है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करेंगे कि वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितने हैं। अगला सवाल देखेंगे, वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ये सवाल दरोगा के पीटी में पूछा भी जा चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा चिल्का को भी प्राप्त है जो उड़ीसा में है, लोकटक झील को भी प्राप्त है जो मणिपुर में है, केवलादेन घाना पक्षी अभयारण्य इसे भी प्राप्त है जो राजस्थान में स्थित है, बुलर झील को भी प्राप्त है जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सभी
को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे हम लोग। सवाल नंबर 9 क्या पूछ रहा है देखते हैं। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित किस हेतु उपयोगी होता है। आइए देखते हैं पहला पॉइंट से। तो पोषक की पुनः प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। पौधे के द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु ये भी कथन सही है। तलछट को रोककर नदियों का गादीकरण कम करने, तो ये भी कथन सही है। तो इस तरीके से आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा बृहद तंत्र है वो है जैवमंडल। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र, इसे पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे तो पारितंत्र को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन है, इसका पूछा जा रहा है कि सबसे सटीक परिभाषा क्या होगा। इसका जो सबसे सटीक परिभाषा होगा वह है जीवों का समुदाय तथा साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। कहने का मतलब है जीव का ऐसा समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहा जाता है। और पारितंत्र का प्रयोग कौन किए थे, तो एजी टांसले के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किए गए थे पहली बार। नेक्स्ट सवाल क्या है, अधोलिखित में से कौन सा जीवों से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही संगठन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला जनसंख्या हो जाएगा, उसके बाद जनसंख्या बनेगा तो समुदाय बनेगा, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा और वो क्या हो जाएगा, लास्ट में भूदृश्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है धान का खेत, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, मानव के द्वारा, जिसे कृत्रिम कहते हैं। पारितंत्र की बात करेंगे तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो वन हो गया, झील हो गया और घास का मैदान हो गया। ये सब क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। जबकि कृत्रिम की बात करेंगे तो धान का खेत आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है यह पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। तो यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है यह पर्यावरण की दृष्टिकोण से संकट माना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखता है, यानी कि पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करता है, इसलिए इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संकट माना गया है। नेक्स्ट सवाल पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सही है। तो तालाब और झील जो है यह लैंटिक आवास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है कि दो भिन्न समुदाय है, इसके बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, तो इसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पूछा जा रहा है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है। तो समुद्र जो है यह विश्व का विशालतम पारितंत्र माना जाता है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के आधार पर घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादकता के घटते क्रम में पारितंत्रों को सजाना है। तो पहला हो जाएगा मैंग्रोव, दूसरा हो जाएगा घास स्थल, तीसरा हो जाएगा झील और चौथा हो जाएगा महासागर। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी का प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट नेस के द्वारा। किसने किया था दोस्तों, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार तो अर्नेस्ट नेस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी निषेध या पारिस्थितिकी आला की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका प्रतिपादन किया गया था ग्रीनेल के द्वारा। दोस्तों किसके द्वारा, तो ग्रीनेल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन है, तो ये समुद्र है। कितने प्रतिशत है, तो लगभग 70% भाग पर क्या है, इसका विस्तार है, जो क्या है, पृथ्वी का विशालतम क्या माना जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। अस्थिर में पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। तो ये महासागर या सागरीय जो है यह सबसे अधिक अस्थिर पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है।
तो कई बार पेपर में गलती हो जाता है कि हम लोग नहीं को नहीं देख पाते हैं, जिसके वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी संतुलन जो होता है उसमें कौन मदद नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वनों को काट देंगे। अगर मान लीजिए पर्यावरण में हम रहते हैं, अगर वनों की कटाई कर देते हैं तो क्या होगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। वर्षा जल का प्रबंधन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण इससे संतुलन बना रहेगा। जैव मंडल भंडार रहेगा तो पर्यावरण इससे भी संतुलित रहेगा। वन को रोपण करेंगे तो पर्यावरण और अच्छा बेहतर बन जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, तो सबसे कम है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है और इसका पहला सवाल हम लोग देखेंगे। 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है दोस्तों, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम, यानी कि फूड चेन का सही क्रम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे घास को कौन खाता है दोस्तों, टिड्डा को कौन खा लेता है, तो मेढक को कौन खा जाता है, तो सांप खा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, फिर खाद्य श्रृंखला से सवाल है जो पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। इसका सही आंसर पहले घास होगा, फिर बकरा होगा, फिर आदमी। तो हम लोग को पता ही है कि बकरी क्या खाती है, तो बकरी घास खाती है, आदमी जो होता है वह बकरा को खा जाता है, नहीं कि बकरी को खा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है इस कूट में। तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहा है तो पहला चींटी जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और हिरन भी क्या होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, चींटी और हिरन, यानी कि 1 और 2 क्या है, सही आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है, पूछा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला जो होता है इसमें मानव क्या है। आइए देखते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो मानव होता है वह प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव होता है, यानी कि मनुष्य होता है। इसमें से कौन सा पौधा जो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। पूछा जा रहा है कौन सा पौधा ऐसा है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो धान ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में सहायक नहीं होता है। पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर में आते हैं हरित पादप। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्यस्थ का कार्य करते हैं। तो जैविक और अजैविक संगठक होते हैं, उसके मध्य का कार्य किया जाता है किसके द्वारा, उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे के द्वारा जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य के कार्य को संपन्न किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो आपका अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला है कि स्वपोष यानी कि स्वपोषगण, स्वपोष गज जो होता है यह स्तर पर, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो ये कथन सही है कि जो स्वपोषी होता है यह स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन होते हैं, परपोषी स्तर के उत्पादन से होते हैं। तो परपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको परपोषी कहते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन है। तो सही सुमेलित कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। हरे पेड़ पौधे क्या आते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो हरे पौधे जो होते हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग वर्षा नहीं होता है, इसका संबंध है तापमान से। जीवाणु की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं, ये सब आते हैं, यानी कि जिंदा आते हैं। इसमें पूछ रहा है अजैविक यानी कि मरा हुआ है, तो ये नहीं होगा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आप लोग को बताया कि इसमें महासागर या समुद्र आते हैं, पर्वत इसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। शोषण की क्रिया के दौरान CO2 मुक्त होता है। जैव पदार्थों के अपक्षय से भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं, और ज्वालामुखी क्रिया जो होती है उसके दौरान भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2, 3, 4 क्या है, सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में आप लोग को पता ही क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, जो मानव उसे ग्रहण करते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है, तो राइजोबियम भी क्या है, राइजोबियम, क्लोरोबियम और एजेटोबैक्टर, ये सभी क्या है दोस्तों, तो ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, ज़्यादातर आप लोग याद रखते होंगे राइजोबियम, इसके अतिरिक्त क्लोरोबियम, एजेटोबैक्टर भी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। अगला है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो सौर विकिरण का जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है वह जल चक्र में होता है। नेक्स्ट सवाल है, वर्षा की जो मात्रा होती है वह निर्भर करती है किसे, तो वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में उपस्थित नमी पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। पूछा जाएगा वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल में जो नमी उपस्थित होती है उसी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है। पूछा जा रहा है किसकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो शैवाल एवं प्रवाल समूह की जो उत्पादकता होती है वह सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग कि वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 78% होती है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर आप लोग पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुष्क हवा दे दिया है, यूँ वही हवा है दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा पूछे या शुष्क हवा में पूछे या हवा में पूछे, नाइट्रोजन की मात्रा आप लोग कितना मारेंगे, तो 78% ही टिक आउट करके आएंगे। अगला सवाल है, पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दिया था, तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा पारिस्थितिकीय पिरामिड को संकल्पित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है, तो नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है, तो 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है 21%। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से होंगे, इसी गैस की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कार्य है जो पेड़ पौधे के द्वारा नहीं किया जाता है, तो वायु प्रदूषण ये पेड़ पौधे नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण पेड़ पौधे का काम नहीं है। वायु जो होता है, वायु को शुद्ध करने का काम होता है पेड़ पौधे का। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सौर का अवशोषण और ऑक्सीजन की विमुक्ति, ये सब किसका काम है, तो ये सब पेड़ पौधे का काम है। जबकि वायु को शुद्ध किया जाता है पेड़ पौधे के द्वारा, न कि प्रदूषित किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अगला सवाल क्या कर रहा है कि पारित तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अपघटक जीव कहलाता है। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन अपघटक जीव है, तो कवक और जीवाणु जो होता है ये दोनों आते हैं अपघटक जीव के अंतर्गत, इसको शामिल किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। पूछा जा रहा है इसे फूड चेन का सही उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो डाइटम हो जाएगा पहला, उसके बाद क्रस्टेशियाई हो जाएगा, उसके बाद हेरिंग हो जाएगा। ये कुछ हटके है फूड श्रृंखला, आप लोग इसे याद कर लेंगे। पहला डाइटम हो जाएगा, उसके बाद क्रस्टेशियाई हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो हेरिंग हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल जो है पूछा जा रहा है इसमें पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा जा रहा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सौर ऊर्जा जो होता है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वह प्राथमिक स्रोत का ऊर्जा माना जाता है। अगला सवाल है कि 10% नियम जो है यह किससे संबंधित है। 10% का नियम यह संबंधित यह लिंडमैन के द्वारा दिया गया था, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, 10% नियम कहा जाता है, जिसे किसके द्वारा दिया गया था, तो लिंडमैन के द्वारा इसे दिया गया था। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के बाद क्या होगा, तो ये घटता है। तो आप लोग गलती नहीं करेंगे, क्या होगा दोस्तों, एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें जो ऊर्जा का जो स्तर होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा होता है उसमें क्या होगा, था घटता है। यानी कि एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में इसका जब स्थानांतरण होगा तो ऊर्जा की मात्रा में क्या होगी, कमी देखी जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त है, तो सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किसमें, तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, जैव भार का पिरामिड
किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो जैव भार का जो पिरामिड होता है यह तालाब में उल्टा होता है। पानी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि जैव भार का जो पिरामिड होता है उसका क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा कहाँ होगा, तो ये तालाब में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो पूछा जा रहा है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएगा, तो मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी या उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। हरे पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों वह मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव सीधा होता है। आप लोग इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। पूछा जाएगा कि ऊर्जा का पिरामिड पारितंत्र में कैसा होता है, तो ये सदैव होता है। वही जल तालाब में क्या होता है, उल्टा होता है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला चैप्टर शुरू हो चुका है। अगला चैप्टर का ये पहला सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि नागालैंड के पर्वत जो है यह बंजर होते जा रहे हैं, यानी कि नागालैंड का जो पर्वत है यह दिन प्रतिदिन बंजर होते जा रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है कि वहाँ पे झूम कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है, जिसके कारण नागालैंड का पर्वत दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बंजर होते जा रहा है। निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो 70% भूभाग पर भूटान में वन को बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। क्या हो जाएगा, 2 और 3। देखते हैं क्या है। एनबीए यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कृषि पादपों के अनुवांशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक संशोधन को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इनका निरीक्षण क्या करेगा, मॉनिटर करेगा और इसका निरीक्षण करेगा। अगला है कि एनबीए की अनुशंसा के बिना अनुवांशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। रेयरली केस में हो सकता है ऐसा सवाल पूछा जा सके, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? तो लानोस घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में लानोस घास का मैदान पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, माइकोराजा जो होता है निम्न में से किसके साथ सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है? तो माइकोराजा जो होता है यह कवक और पौधे के बीच, माइकोराजा कवक और पौधे के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? अत्यधिक जातीय विविधता किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में अत्यधिक मात्रा में जातीय विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल पे आएंगे, लानोज एवं कंपोज घास का जो मैदान है किस बायोम के अंतर्गत आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आता है। कौन कौन? तो लानोस आता है और ये कंपोज, ये दोनों जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? तो प्रेरी घास का मैदान है यह उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद है पंपास। पंपास जो है दोस्तों ये अर्जेंटीना में है। उसके बाद है बेल्ड यह ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ड हो जाएगा अफ्रीका में। जी दोस्तों, बेल्ड कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में। और डॉन्स घास का मैदान कहाँ है? तो डॉन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। तो प्रेरी हो गया उत्तरी अमेरिका, पंपास हो गया अर्जेंटीना, बेल्ट हो गया अफ्रीका और डॉन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे, विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो पूछा जा रहा है कि जो विषुवत वर्षा वन होता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है सेल्वास। नेक्स्ट सवाल है, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष जो होते हैं किससे संबंधित हैं? एबोनी और महोगनी वृक्ष जो है यह किससे संबंधित है? तो ये भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से कौन संबंधित है? तो एबोनी और महोगनी के वृक्ष। नेक्स्ट सवाल क्या है,
कि निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वन है जो भारत में स्थित है और आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हो जाएगा पतझड़ वन जो है, पतझड़ वन हुआ आर्थिक दृष्टिकोण में भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि अफ्रीका के जायरे बेसिन, अफ्रीका में क्या है, जायरे बेसिन है, इनमें कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है। तो सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि जायरे बेसिन का है, तो जायरे बेसिन अफ्रीका में है और यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जो अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं, जिसका नाम है बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका के जायरे बेसिन में रहती है और ये अपना घर कहाँ बनाती है, तो पेड़ों के ऊपर ये अपना घर बनाती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13 है आपका, साल, सागौन और शीशम किस बायोम के वृक्ष है। साल, सागौन और शीशम ये सब आते हैं मानसूनी बायोम के अंतर्गत। नेक्स्ट सवाल है कि रेंडियर किस बायोम का जंतु, रेंडियर जो है यह किस बायोम का जंतु है। तो रेंडियर टुंड्रा बायोम के जंतु के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, चैपेरल, चैपेरल का वितरण कहाँ पाया जाता है। चैपेरल का वितरण पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, आप लोग इसे याद रखेंगे। चैपेरल का वितरण कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस बायोम की भूमि, किस बायोम की भूमि, किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। पूछा जा रहा है किस बायोम की भूमि अम्लीय, क्या है दोस्तों, अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है। तो शंकुधारी वन जो होता है दोस्तों, शंकुधारी वन जो होता है उसकी भूमि अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है। नेक्स्ट सवाल है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम अथवा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन को पहचानिए। यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बायोम या मानसूनी वन के विषय में गलत कथन कौन है। तो देखते हैं गलत आंसर कौन है। तो आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। आर्थिक दृष्टिकोण से इसका दोहन नहीं किया जा सकता है, यह संभव नहीं है, ये क्या है, गलत कथन है। जबकि सही की बात करेंगे तो इन वनों में लंबवत, क्या होता है, लंबवत स्तरीकरण के 3 स्तर पाए जाते हैं। किन वनों में, तो मानसूनी वनों में। सदाबहार वनों की अपेक्षा इसकी उत्पादकता कम होती है। सदाबहार वनों की अपेक्षा जो होती है मानसूनी वन की उत्पादकता कम होती है, सही है। इसके निचले स्तर के शाकीय पौधे जो होते हैं वह सदाबहार वन होते हैं। तो ये कथन क्या है, सही है। तो आपका गलत आंसर पूछा जा रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन संभव नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़ा, पृथ्वी के फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। शीत मरुस्थल कौन है, तो पैटागोनिया जो है यह शीत मरुस्थल है। पैटागोनिया क्या है, तो ये शीत मरुस्थल है और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पैटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी का वह स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है। तो पृथ्वी का ऐसा कौन सा स्तर है जहां पर जीवन का अस्तित्व विद्यमान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैवमंडल। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है कि इस बायोम का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका गलत है। पूछा जा रहा है सही कौन है, तो यह पौडजोल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ जो होती है पौडजोल मृदा की प्रधानता पाई जाती है, ये कथन सही है। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे कि यहाँ क्या होता है, पौडजोल मृदा की जो प्रधानता होती है वह उपस्थित होती है। नेक्स्ट सवाल क्या है, तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो पंपास घास का मैदान क्या है, तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सही है। स्टेपी घास का मैदान यूरोप में है, ये भी कथन सही है। चाको घास का मैदान ये कहाँ पे, तो ये अर्जेंटीना में है। जबकि कटिंगा ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये कथन गलत है, जो आपका सही आंसर है। इससे पहले हम जीएस दृष्टि का पूरा पर्यावरण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस पॉइंट को, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सवाना घास स्थल के लिए असत्य है।
तो पूछा जा रहा है सवाना घास स्थल के बारे में कौन सा कथन गलत है। सवाना बायोम में मृदा का जो विकास होता है कैल्सीकरण के द्वारा होता है, तो ये कथन सही है। ब्राज़ील, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, तो ब्राज़ील, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में सवाना घास स्थल पाए जाते हैं, ये भी कथन सही है। इन्हें वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोस ब्राज़ील में कंपोज, कोलंबिया में क्या है दोस्तों, कोलंबिया, वेनेजुएला और कोलंबिया में लानोज, ब्राज़ील में कंपोज, और अमेरिका में पार्कलैंड कहा जाता है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछा जा रहा है कि अगर हम विषुवत रेखा से हम अगर ध्रुव की ओर पलायन करेंगे तो पारिस्थितिकी उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है पहले क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर बाद में क्या होगा, घटेगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादकता पर जो प्रभाव है इस कदर पड़ेगा, पहले उत्पादकता बढ़ेगा, पहले क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, फिर बाद में घटेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में से कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं। पूछा जा रहा है पर्वत में ऊंचाई की ओर अगर हम जाएंगे तो किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेगा, तो ओक देखने को मिलेगा। दावानल से क्या तात्पर्य है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। दावानल बहुत बार पूछा गया है कि दावानल क्या है, तो जंगलों में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि वर्षा की जो मात्रा होती है वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला चैप्टर का ये पहला सवाल है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है किस जंतु में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चमगादड़, भालू और कृंतक को रोडेंट कहते हैं। तो ये जो होता है चमगादड़, भालू और कृंतक, ये सभी ऐसे जंतु हैं जिसमें शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, और यह एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। पहला हो जाएगा नगरीकरण, उसके बाद हो जाएगा प्रवास, तब हो जाएगा स्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया के बाद हो जाएगा स्थिरीकरण। तो नंगीकरण है, क्या है दोस्तों, नंगीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसी प्रजातियां जो समुदाय में प्रचुरता तथा जीव भार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती है, उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजातियां। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि श्वसन मूल पाए जाते हैं, तो श्वसन मूल पाए जाते हैं मैंग्रोव पौधों में। श्वसन मूल कहाँ पाए जाते हैं, तो श्वसन मूल पाया जाता है मैंग्रोव पौधे में। अगला सवाल है, और ये सवाल पूछा गया था दरोगा मेंस में। पूछा जा रहा है आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड जो होता है वह किस संबंध को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है सहभोजिता को। नेक्स्ट सवाल है, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव है। अपघटक जो होते हैं यह किस पोषण स्तर के जीव है, तो ये तृतीय पोषण स्तर के जीव है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, पूछा जाएगा अपघटक किस पोषण स्तर के जीव है, तो ये पोषण स्तर 3 के जीव है। निम्नलिखित में से स्पर्धा है, तो ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया जो होता है यह स्पर्धा के उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है।
निम्न में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पूछा जा रहा है एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। पूछा जा रहा पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों का, अकार्बनिक पदार्थों का और जल का चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र में चलते रहता है, जबकि ऊर्जा का चक्रण नहीं किया जा सकता है। आर्किड्स जो होता है यह उदाहरण होता है, तो ये अधिपादप का उदाहरण होता है। आर्किड किसका उदाहरण होता है दोस्तों, तो अ से आर्किड, अ से अधिपादप। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कवक मूलीय सहवास। कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु क्या होते हैं। तो कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु जो होते हैं ये खनिज एवं जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। क्या है दोस्तों कि कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु जो होते हैं यह खनिज एवं जल के अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, जब दो सहयोगी समान रूप से, क्या है दोस्तों, जब दो सहयोगी समान रूप से लाभान्वित हानि होती है, लाभान्वित होते हैं। बोला रहा है कि जब दो सहयोगी है, मान लीजिए दो व्यक्ति सहयोगी है और दोनों समान रूप से लाभान्वित, यानी कि दोनों को समान रूप से लाभ होता है, किसी को हानि नहीं होती। जब दोनों को लाभ ही होगा तो सिंपल सी बात है किसी को हानि नहीं होगी। तो यह संबंध किसको दर्शाता है, तो यह संबंध दर्शाता है सहोपकारिता में। तो सहोपकारिता में आप लोग याद रखेंगे कि दो सहयोगी है, दोनों को लाभ प्राप्त होता है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, किसी को भी हानि नहीं होता है। ये सवाल पूछा गया था दरोगा पीटी में, ये सवाल पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे। तो सहोपकारिता में क्या होगा, दोनों को लाभ होगा, किसी को भी हानि नहीं पहुंचेगा। कवक मूल उदाहरण है, पूछा जा रहा है कवक मूल जो ये उदाहरण है, तो ये सहोपकारिता का उदाहरण है। सहोपकारिता क्या होता है, इसमें दोनों सहयोगों को क्या होता है दोस्तों, लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है कि अनुक्रमण में अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है। तो अनुक्रमण जो होता है दोस्तों उसमें अंतिम समुदाय को कहा जाता है चरम समुदाय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में किन्हें वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में किन्हें वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर जो होती है वह सर्वाधिक होती है, तो वह शीतोष्ण घास मैदान में होती है। शीतोष्ण घास मैदान में वार्षिक औसत दर क्या होती है, सर्वाधिक देखने को मिलती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के रसायन के स्रावन से अन्य पौधे की क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे कहते हैं एलिलोपैथी। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखेंगे। दरोगा का जब भी पेपर होता है तो इस चैप्टर से एक सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। एक पौधा है, इसका जो रसायन के स्रावन से क्या होता है, दूसरे पौधे की वृद्धि और प्रजनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जो प्रभाव पड़ेगा उस प्रभाव को कहा जाता है एलिलोपैथी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा है जो अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मृदा जो होता है यह अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्लीमेंट्स के द्वारा किया गया था। वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था क्लीमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, अमरबेल अन्य पुष्पीय पौधों के साथ निम्न में से किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है, तो ये परजीविता का संबंध प्रदर्शित करता है। परजीविता में क्या होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होता है। जैसे एक जू जो होता है हमारे सर में होता है, उसको क्या होता है, हमारे सर से खून प्राप्त होता है, खून हमारे शरीर से क्या होता है, लॉस होता है, मतलब निकलता है, तो हमको क्या हुआ, हानि हुआ, और जू को क्या हुआ, फायदा हुआ, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस, एक को लाभ होगा और दूसरे को हानि होगा। अगला सवाल देखते हैं, समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट केकड़े जो होते हैं इसके मध्य किस प्रकार का संबंध होता है। तो आइए देखते हैं फिर से सवाल, समुद्री एनीमोन और हर्मिट केकड़े के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, तो सहोपकारिता का संबंध होता है, जिसमें क्या होता है, सहोपकारिता में दोनों को लाभ प्राप्त होता है, किसी को भी हानि प्राप्त नहीं होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, सहोपकारिता में दोनों सहयोगी को लाभ प्राप्त होता है, किसी को भी हानि प्राप्त नहीं होती है।